हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपनी के फीचर। बेटा फीचर नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। बेटा हेडिंग लिखी हुई है बुक में कंट्रोल। बहुत आराम से आप मेरी तरफ देखेंगे बेटा और हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रीडिंग का मैं टाइम दूंगा बेटा, आप सबसे पहले मेरी तरफ देखेंगे, पहले चीजों को समझेंगे बहुत आराम से। बेटा हेडिंग का नाम है कंट्रोल। बाबू कंपनी में कंट्रोल किसके हाथ में होता है? मैं तो बेटा पहले ही इसकी चर्चा कर चुका हूं। देखो बेटा, कंपनी में दो बड़ी मेजर अथॉरिटीज हैं, एक का नाम है इक्विटी शेयर होल्डर और एक का नाम है बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बेटा इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के ऑनर होते हैं, मालिक होते हैं, लेकिन बेटा आपको पता है डिसीजन मेकिंग हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में रहती है। दैट सिंपली मींस कंट्रोल किसके हाथ में है बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में। तो बाबू कंपनी के ऑपरेशन को कंट्रोल कौन करता है? हर हाल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बट एक बड़े काम की बात है बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर। समझने की कोशिश करना बेटा। मैंने एक लेक्चर में आपके साथ बात की थी बेटा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कैसे होते हैं और इसकी जरूरत क्या है अपॉइंट करने की। बेटा एक कंपनी में मैं बोलता हूं 50,000 मेंबर हैं, 50,000 इक्विटी शेयर होल्डर है। अगर आप उनको कहोगे ना कि आप 50,000 एक जगह पर बैठो और आओ डिसीजन मेकिंग कर दो, इट विल क्रिएट chaos इन द ऑर्गेनाइजेशन। बेटा लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, 50,000 लोग कभी डिसीजन नहीं ले सकते। तो हमने क्या करा, उसका रास्ता क्या निकाला कि इक्विटी शेयर होल्डर आप अपनी मीटिंग में ना क्या करो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट कर दो। इक्विटी शेयर होल्डर ने कहा कौन कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनना चाहता है? 10 लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया 50,000 में से कि हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनना चाहते हैं। हमने कहा नहीं, हमें तो 5 ही चाहिए। आप 10 ने हाथ खड़ा किया, चलो कोई नहीं, हम 10 के लिए वोट कर लेते हैं। जिन 5 को हाईएस्ट वोट मिलेंगे उनको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर देंगे। ठीक है, फेयर एनफ। 50,000 लोगों ने वोट किया बेटा, 10 में से 5 कैंडिडेट चूज कर लिए बेटा, जिनको हाईएस्ट वोट मिले उनको हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया। अब बेटा ये 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फर्दर डिसीजन मेकिंग करेंगे कंपनी के लिए पूरी जिंदगी। ठीक है ना यार, जब तक अगले इलेक्शन नहीं हो जाते बेटा, तब तक के लिए बेटा सारा का सारा कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में चला गया। लेकिन दीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द शेयर होल्डर्स, जिन्होंने उसको अपॉइंट करा है। आप 50,000 लोगों ने मिलकर 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करा है बेटा। कल को वो कोई गलत काम करते हैं बेटा, कंपनी के लिए कॉन्ट्राडिक्टरी काम करते हैं, तो क्या होगा बेटा? दे आर डायरेक्टली अकाउंटेबल एंड आंसरेबल टू द शेयर होल्डर्स। उनको शेयर होल्डर की मीटिंग में आकर जवाब देना पड़ेगा, उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया जिससे लॉस हो गया कंपनी को। समझ आई बात? कंट्रोल हर हाल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में है, लेकिन बेटा इतने पागल नहीं हो सकते आपकी कंपनी के कॉन्ट्राडिक्शन में डिसीजन लेना शुरू कर दो। क्या मैं क्लियर हूं इस बात को लेकर? समझ में आया बेटा? 90% ऑफ द डिसीजन आर टेकन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मैं एक लेक्चर में बोल चुका हूं आपको पहले। हेडिंग क्लियर? रीड करने का टाइम दूंगा, 2-3 हेडिंग और पढ़ लेते हैं आगे की। लो प्यारे बच्चों, बेटा 6th हेडिंग हमारे पास है लायबिलिटी। क्या मैंने इसकी चर्चा करी है बेटा? बिल्कुल चर्चा की है, जब मैं सेपरेट लीगल एंटिटी की बात पढ़ा रहा था डेफिनेशन में। मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनकॉल्ड और अनपेड शेयर कैपिटल। याद कराऊं बात, मैंने एग्जांपल क्या दिया था बेटा? आप कंपनी हो, आपने 1 लाख शेयर इशू करे, हर शेयर 10 रुपए का है, लेकिन मुझे पैसे की जरूरत आज सिर्फ 7 लाख रुपए की है। मैंने आपको बोला था आप 1 लाख शेयर पे 7 ही रुपए दे दो, आज 3 लाख मैं ले लूंगा जब मुझे जरूरत होगी। आपने कहा ओके। बेटा मैंने 7 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन आज कंपनी के ऊपर कोई इंसिडेंट ऐसा हो गया कि कंपनी के ऊपर मान लो 20 लाख का कर्जा चढ़ गया। मैं क्या अपने मेंबर को कह सकता हूं लाओ 20 लाख दे दो? नहीं बेटा, मेंबर सिर्फ उतना ही पैसा आपको देंगे जितना आपने या तो मांगा नहीं या बेटा उन्होंने दिया नहीं। ठीक है ना? मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनकॉल्ड और अनपेड शेयर कैपिटल। बेटा व्हाट इज अनकॉल्ड?
कितना नहीं मांगा मैंने बेटा, सिर्फ 3 रुपए नहीं मांगे, 7 मांग लिए थे आपने, दे दिए थे। तो ज्यादा से ज्यादा आप मुझे बेटा 3 ही लाख रुपए दोगे, चाहे मेरी लायबिलिटी 20 लाख क्यों ना है बेटा, कोई नहीं आएगा मेरी लायबिलिटी देने, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी भी होती है बेटा। कंपनी अलग बात, उसके मेंबर बिल्कुल अलग बात। ठीक है जी, बात ओके, पहले भी करी है बात इसकी। आगे बढ़ते हैं बेटा। 7th वन इज कॉमन सील। मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं बता चुका हूं बाबू। आपके और मेरे ऑफिशियल साइन होते हैं, कंपनी के भी ऑफिशियल साइन होते हैं। आसान भाषा में स्टैंप, टेक्निकल भाषा में कॉमन सील। याद है ना बेटा, अगर कंपनी को किसी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना है तो कंपनी के हम स्टैंप उठाते हैं, स्टैंप लगाते हैं, डायरेक्टर साइन करता है, हो गया जी साइन। बढ़े आगे। 8th वन इज रिस्क बियरिंग। बेटा एनसीईआरटी का मैटर मत पढ़ना, गलत है, लेकिन आप सोच सकते हो। मुझे ये बताओ कंपनी में रिस्क बियरिंग करता कौन है? आप बताओ सबसे ज्यादा रिस्क कौन लेता है कंपनी में? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या रिस्क है? इक्विटी शेयर होल्डर्स। बेटा डिविडेंड में इनका नंबर आखिरी, प्रिंसिपल रीपेमेंट में इनका नंबर आखिरी, लॉस होगा तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, प्रॉफिट होगा तब भी अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मना करे तब भी कुछ नहीं मिलने वाला। तो अल्टीमेट रिस्की पोजीशन में कौन होता है बेटा? सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर। डिबेंचर को फिक्स्ड पे मिल जानी है, प्रेफरेंस को फिक्स्ड पैसा मिल जाना है बेटा, इन दोनों का कभी कुछ नहीं जाता, जाता सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर का। समझ आई बात? बात ओके, बढ़ जाएं आगे। बेटा एक काम करो, 5-7 मिनट लगाओ, सारे के सारे फीचर पढ़ दो, लेकिन रिस्क बियरिंग एनसीईआरटी से नहीं पढ़ना, इसका मैटर मैं दे दूंगा। ठीक है जी। लायबिलिटी क्या लिखा है बाबू? एक बार लायबिलिटी हेडिंग आप मेरे साथ साथ पढ़ रहे हैं। द लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम इन अ कंपनी। कह रहा ज्यादा से ज्यादा आपकी लायबिलिटी कितनी आ सकती है? जितने आपने कैपिटल डाल दी। देखो बाबू, मैं एक बात बोलता हूं, ये बात मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप में भी बोली थी, सुनना। अगर मैं सोल प्रोप्राइटर के एंगल से ये बात बोलूं कि बिजनेस की लायबिलिटी, मान लो आपकी 20 लाख आ गई, और मान लो बेटा बिजनेस में आपने एसेट्स लगाई हुई हैं 10 लाख। बाबू देखो, अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो जाए सोल प्रोप्राइटर के केस में, तो कोर्ट क्या कहती है? कोर्ट कहती है सोल प्रोप्राइटर आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड मतलब खाली बिजनेस एसेट नहीं बिकेंगी, घर बार बेच देंगे, यानी कि खाली पर्सनल, सारी खाली बिजनेस एसेट नहीं बिकेंगी, सारी पर्सनल एसेट बेची जा सकती हैं इस कर्जे को चुकाने के लिए। यही बात बोली थी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है पर्सनल एसेट तक बात जा सकती है। ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ही क्या होता है? सुन बाबू खुशी, कि पर्सनल कुछ भी हो जाए यहां तक बात नहीं पहुंचेगी, ज्यादा से ज्यादा बस ये बिजनेस एसेट बेच सकते हो। पहली लाइन में उसने यही बोला बेटा। पहली लाइन में क्या बोलता है बेटा? लायबिलिटी में कहता है लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड, और लिमिटेड का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा उस पैसे पे आ सकती है जो आपने कंपनी के अंदर डाल दिया, यानी कि बिजनेस एसेट पे आ सकती है ज्यादा से ज्यादा बात, घर बार तक नौबत नहीं आएगी। पहली बात। आगे बढ़ो। द क्रेडिटर कैन यूज ओनली द एसेट ऑफ अ कंपनी टू सेटल देयर क्लेम सिंस इट इज अ कंपनी नॉट द मेंबर हु ओ द डेट। सुन लो बेटा क्या कह रहा है। क्रेडिटर बिजनेस की कंपनी की एसेट बेच सकते हैं, मेंबर की एसेट नहीं बेच सकते। क्यों कह रहा है ये बात? कहता है बेटा क्योंकि कंपनी ने डेट लिया ना कि मेंबर ने, और कंपनी के केस में दोनों अलग अलग बात होते हैं। कंपनी अलग बात, मेंबर अलग बात। कहता है कंपनी ने डेट लिया है, मेंबर ने डेट नहीं लिया जो उसकी पर्सनल एसेट बेचने लगे हो आप, बेच नहीं सकते आप उसकी पर्सनल एसेट। आगे बढ़ो। द मेंबर कैन बी आस्क्ड टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द लॉसेस ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम। मैंने भी यही बोला बेटा, मेंबर से आप क्या मांग सकते हो? अनपेड अमाउंट, जितनी उसने पे नहीं करी, घर बार नहीं देने आया आपको अपना, वो कितनी पे नहीं करी? मेरे एग्जांपल में 3 रुपये पर शेयर पे नहीं करा, 1 लाख शेयर है, ज्यादा से ज्यादा 3 लाख, 20 लाख नहीं देने लगेगा वो आपको। समझ आई बात? अब ओके, इसने भी ऐसा ही कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, पढ़ूं एग्जांपल? हो जाएगा।
बढ़े जी आगे। मेरिट्स की बात करें, लिमिटेड लायबिलिटी पढ़ाना नहीं है मुझे, मैं ये बात पहले ही बोल चुका हूं बेटा। फीचर से निकलेंगे एडवांटेज, फीचर से निकलेंगी डिसएडवांटेज। जिस दिन चैप्टर शुरू करा था यही बात बोली थी बेटा। सुन लो ये बात नए बच्चों के लिए जो कंपनी पहली बार पढ़ रहे हैं। बाबू फीचर से ही निकलती हैं एडवांटेजेस और फीचर से ही निकलती हैं डिसएडवांटेजेस। और ये बात मैं हमेशा समझाने के लिए एक बात बोलता हूं और बड़े इजी तरीके से बात दिमाग में चली जाती है। बेटा देखो, भगवान ने आपको आंखें दे रखी हैं, ये फीचर है हर इंसान का। किसी को बहुत सुंदर आंखें दे रखी हैं तो ये उसका एडवांटेज है। किसी को लगता हो मुझे खराब दिया है तो डिसएडवांटेज हो जाएगी। यानी कि फीचर सही निकलती है हमेशा एडवांटेज और फीचर सही निकलते हैं डिसएडवांटेजेस। जब आप फीचर ढंग से पढ़ लेते हो ना, 2-4 एडवांटेज 2-4 डिसएडवांटेज ऐसे ही खत्म हो जाती है। समझ आई बात? अब बाबू देखो, फीचर में नाम था लायबिलिटी, मैंने अभी 6th हेडिंग पढ़ी है, नाम था लायबिलिटी, और एडवांटेज में नाम है लिमिटेड लायबिलिटी। समझ आई ना बात? आंखें और सुंदर आंखें, वही बात है बेटा। समझ आई बात? तो बेटा लायबिलिटी वाला ही सारा मैटर चिपकाना है, लिमिटेड लायबिलिटी में कुछ भी नहीं करना, बस हेडिंग का नाम बदला है, मैटर सारा से बड़े आ गया। सेकेंड हेडिंग इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। बड़े गजब की बात बोलूंगा, लो प्यारे बच्चों सुनो बेटा। यहां पर ना इंटरेस्ट का मतलब है फाइनेंशियल इंटरेस्ट। सुनते जाओ बहुत आराम से। यहां इंटरेस्ट का क्या मतलब है? नैया किससे पढ़ने आई है? अच्छा मैंने कहा बुक से पढ़ रही है ना, तो मेरी भी सुना अगर। हाँ जी बेटा, हेडिंग का नाम है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। यहां इंटरेस्ट का मतलब है फाइनेंशियल इंटरेस्ट। सुनो जी मेरे प्यारे बच्चों, बाबू कहता है आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट कभी भी ट्रांसफर हो सकता है, वेन एवर रिक्वायर्ड। वेन एवर रिक्वायर्ड समझने के लिए एक बात बोलता हूं। मैंने एक कंपनी के ना 1 लाख रुपए के शेयर खरीद लिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लेट्स सपोज, ठीक है। मैंने शेयर खरीद के रख लिए बेटा। 5 दिन के बाद 7 दिन के बाद कोई ऐसी अर्जेंसी हुई, मुझे अभी पैसे चाहिए बेटा, क्या मैं ये शेयर बेच सकता हूं? बेटा मैं नहीं कह रहा कोई बड़ा डिटेल जाना है, लेकिन इंडिया में एक नाम सुना होगा आपने, शेयर मार्केट। नाम सुना है शेयर मार्केट? मेरा काम हो गया बेटा, मैं शेयर मार्केट में जाऊंगा, 1 मिनट में बेटा बेच के 1 लाख रुपए ले आऊंगा बेटा। क्या ट्रांसफर किया जा सकता है आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट? बेटा कंपनी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट चुटकियों में ट्रांसफर होता है, जब मर्जी शेयर बेच लो, जब मर्जी खरीद लो। मेरे पास पैसे हैं बेटा, शेयर खरीदना चाहता हूं खरीद लो। मेरे पास शेयर है बेटा, मैं बेचना चाहता हूं, जब मर्जी बेच लो। अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट को 2 मिनट में ट्रांसफर करो। अभी तक रिलायंस में मेरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट था, मेरे 1 लाख लगे थे, मुझे पैसे की जरूरत पड़ी, मैंने शेयर बेचे, कृष्णा ने खरीद लिए, मेरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट ट्रांसफर हो गया, कृष्णा के पास पहुंच गया। समझ आई बात? अभी आपको अजीब नहीं लग रहा होगा? सर सोचो अगर ये पार्टनरशिप फॉर्म होती तो अब आएगा मजा बेटा। ए बी और एम मतलब मनीष, 3 लोग पार्टनर हैं, पार्टनरशिप डीड लिखी हुई है ए बी और एम के बीच में, ठीक है जी। जिसने पार्टनरशिप समझ उसे बड़े क्लैरिटी से समझ आएगा। हम तीनों ने 1-1 लाख रुपए लगाए, लगा दिए जी, बिजनेस शुरू हो गया। 5 दिन के बाद एम को पैसे की जरूरत पड़ी। क्या मैं कह सकता हूं कृष्णा तू मेरी जगह आ जा, ये पकड़ ला, मुझे 1 लाख रुपए दे? कह सकता हूं? नहीं। क्यों नहीं कह सकता? पार्टनरशिप डीड पे किसका नाम लिखा है? ए बी और एम का, कृष्णा का नाम लिखा है। क्या पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाएगा 1 मिनट में? बेटा नहीं हो सकता। ये सिर्फ कंपनी ही है जहां पर फाइनेंशियल इंटरेस्ट 1 सेकेंड में ट्रांसफर कर लो। पार्टनरशिप में कभी फाइनेंशियल इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं होता। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इतनी जल्दी ट्रांसफर नहीं होता। सिर्फ कंपनी में ये फीचर है बेटा, ये कंपनी के एडवांटेज है। समझ आई बात? यहां इंटरेस्ट का मतलब समझ रहे हो ना किससे है? फाइनेंशियल इंटरेस्ट से है। टीचर को भी समझाना है आपने, उसे भी नहीं पता, ठीक है ना। चलो जी आगे बढ़े बेटा। नेक्स्ट हेडिंग, हेडिंग का नाम क्या है? परपेचुअल एग्जिस्टेंस। याद हो गई? 2 लाइनें रटवा रटवा के बेटा बाबू मेरे तो बाल भी सफेद हो गए। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो आउट, बट कंपनी continue to operate. Company is the creation of law and can only be ended up by law.
कंपनी कानून में एक प्रोसीजर दिया गया, उसकी वजह से बनती है। खत्म भी कानून कर सकता है। इंसान के आने जाने से कंपनियां खत्म होने लग गई, बस फिर तो हो गया गुजारा। ठीक है जी, याद है ना, कंपनी परपेचुअल एग्जिस्ट करती है। परपेचुअल मतलब पता नहीं कब तक एग्जिस्ट करती है, इसकी लाइफ पता नहीं कितनी है बेटा। ठीक है शिवांग, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट हेडिंग इज स्कोप फॉर एक्सपेंशन। बहुत काम की बात, बहुत बहुत काम की बात। सुनना बेटा, एडवांटेज में लिखा हुआ है स्कोप फॉर एक्सपेंशन। कंपनी आप में एक्सपेंशन का स्कोप सबसे ज्यादा है, और मैं तो कह रहा हूं है। मैंने ना एक बार बेटा ऑनलाइन बैच में आपको ये बात बताई थी कि एक ऐसा सोल प्रोपराइटर बिजनेस मुझे बता दो जिसने बेटा बिजनेस को मल्टीनेशनल कंपनी बना दिया। एक एमडीएच को छोड़ दो तो दूसरा एग्जांपल हमारे दिमाग में भी नहीं आता। सर कितने को बिजनेस हैं जो एक दुकान से शुरू हुए और आज मल्टीनेशनल कंपनी बन गए? कितने सोल प्रोपराइटर हैं बेटा जिन्होंने अकेले बिजनेस स्टार्ट किया था और आज मल्टीनेशनल कंपनी बन गए? बेटा एक का नाम ध्यान नहीं आएगा, एक का भी नाम। बेटा जनरल केस में ना सोल प्रोपराइटर मल्टीनेशनल कंपनी बन नहीं पाता, कभी नहीं बन पाता। क्यों बेटा? पैसा नहीं है ना। सोल प्रोपराइटर क्या का है? अकेला इंसान है, क्या ले आएगा पैसा? या तो अपनी जेब से ले आएगा, सेविंग्स ले आएगा अपनी, या थोड़ा बहुत बैंक लोन। वो बैंक को कहे बैंक ला 10,000 करोड़ का लोन दे दे, बैंक दे देगा? कल को तू खत्म हो गया, बैंक वैसे ही खत्म हो जाएगा। 10,000 करोड़ का तूने लोन मांग लिया। समझ रहे हो ना? बैंक बेटा हेजिटेट होता है सोल प्रोपराइटर को लोन देते टाइम। बैंक को डर लगता है। बैंक की लिमिट आपको क्या दे देगा? 5, 7, 10, 20 करोड़, बस, इससे ज्यादा बैंक ही नहीं बढ़ेगा। बैंक को पता है आप मर गए बेटा, कोई आएगा नहीं लोन देने, हम बैंक भी मर जाएगा। बेटा बैंक में हेजिटेट टू एक्सटेंड लोन टू द सोल प्रोपराइटर। लेकिन कंपनी के एंगल से सोचो, पहली बात तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर की लिमिट ही नहीं, कितने भी लोग मेंबर हो सकते हैं। मैं एक बात बोलता हूं, आपने एक कंपनी बनाई, 100 करोड़ लोगों को मेंबर बना लिया और इनको बोला लाओ 100 रुपए ले आओ। सर सोचो तो सही, फंड कितना इकट्ठा हुआ? समझ आ रहा है बेटा? मैं अगर इनको कह दूं 1,000 रुपए ले आओ, मैं अगर इन्हें बोल दूं 1,00,000 रुपए ले आओ हर बंदा, 100 करोड़ मेंबर 1,00,000 रुपए मंगा लिए। पैसा दिख रहा है कितना होता है कंपनी के पास? बेटा कंपनी में ना तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर की कोई लिमिट है। दूसरी बात बेटा, बैंक कभी डरता नहीं कंपनी को लोन देने से, क्योंकि कंपनी कभी मरती नहीं। कंपनी ने कहा 20,000 करोड़ लोन, बैंक ने कहा ले। मर जाएगी कंपनी? मरती है कंपनी? परपेचुअली एग्जिस्ट करती है। बैंक डरेगा लोन करते टाइम? बैंक आएगा, आज नहीं आएगा, कल नहीं आएगा, परसों नहीं आएगा, लोन तो आएगा। कंपनी तो मर नहीं सकती। 20,000 करोड़ लोन, 1,00,000 करोड़ लोन, 60,000 करोड़ लोन, ऐसे ही हुए हैं बेटा। हर अच्छी कंपनी के एंगल से देख लो, आज बैलेंस शीट उठा के देख लेना, लोन की अमाउंट देख लो। 1,00,000 करोड़ के लोन है बेटा एक एक कंपनी के ऊपर, 1,00,000 करोड़। बैंक डरता ही नहीं है बेटा लोन करते टाइम। तो बेटा जहां पैसे की कोई लिमिट ही नहीं है, तो बेटा आपको लगता है उसका एक्सपेंशन रुक सकता है? मैं अपने मेंबर से ले लूं 1,00,000 करोड़ रुपए और 1,00,000 करोड़ का लोन ले लूं 2,00,000 करोड़ रुपए, पहला ही बिजनेस शुरू होगा इंडिया लेवल पर और 2 ही साल में पहुंच जाऊंगा बेटा दुनिया के हर देश में। सिर्फ कंपनी एक ऐसी चीज है बेटा जिसमें एक्सपेंशन की कोई लिमिट नहीं है। सोल प्रोपराइटर एक्सपेंड नहीं कर पाता बेटा जनरल केस में। पैसा नहीं है ना बेटा, ग्रोथ सिर्फ पैसे से, एक्सपेंशन सिर्फ पैसे से है बेटा। ठीक है ना? और आपको एक बात और बता देता हूं, अगर आप एमएनसी बन जाते हो, एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, मुझे नहीं पता लोग कैसे डिफाइन करते हैं, पर मैं तो बोलता हूं बहुत आसान है इसकी डेफिनेशन। नाम में क्या है? मल्टीनेशन। हर वो कंपनी जो एक से ज्यादा नेशन में है वो मल्टीनेशन कंपनी है। सर अगर मैं बोलूं आपने बिजनेस शुरू करा इंडिया से और बेटा अगला बेटा बिजनेस ले गए आप कोरिया में, तो क्या होगा? जब आप कोरिया में गए आप कोरियन बैंक से लोन मांगोगे, वो भी दे देगा। आप ऑस्ट्रेलिया में गए, ऑस्ट्रेलियन बैंक से लोन मांगोगे, वो भी दे देगा। यानी कि बेटा ना तो मैक्सिमम मेंबर की कोई लिमिट है आपके ऊपर, करोड़ों रुपए तो वहीं से आ जाता है ना बेटा। इंडियन बैंक मना करते हैं लोन के लिए, वही करोड़ों रुपए दे देते हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल बैंक आपके पास ऑप्शन खड़ा है बेटा, वो भी करोड़ों रुपए देने को तैयार बैठे हैं आपको। तो पैसा ही पैसा है घूम फिर के।
अगर कंपनी में भी एक्सपेंशन नहीं हुआ ना, बस फिर तो आपने कभी कुछ किया ही नहीं बेटा। समझ आई बात? आज मैं पूछने लगूं ना, एक सोल प्रोपराइटर और बता दो एमडीएच के अलावा जिसने मल्टीनेशनल कंपनी खड़ी कर दी हो, आएगा नहीं दिमाग में। जनरल केस में बेटा आप एक दुकान से शुरू हो जाते हो और उसी में खत्म हो जाते हो। 99% बंदों के साथ यही हालात है बेटा, सिर्फ कंपनी एक्सपेंशन करती है हमेशा। ऑल क्लियर? फिफ्थ हेडिंग इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। इसका डिस्कशन वैसे मैं कल हल्का बहुत कर चुका हूं, एक बार दोबारा बोल देता हूं जल्दी से। बेटा मैंने इसको कंपेयर कराया था कल सोल प्रोपराइटर से, याद होगा आपको बात। बेटा सोल प्रोपराइटर में मैनेजमेंट स्किल्स लिमिटेड हैं। एक इंसान क्या क्या मैनेज करने लगेगा भाई? क्या क्या मैनेज कर लेगा? बिजनेस इज कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल फंक्शन। मुझे बिजनेस करना है, परचेज भी मुझे करनी है, प्रोडक्शन भी मुझे करना है, सेल भी मुझे करनी है, अकाउंट्स भी मुझे बनाने हैं, फाइनेंस भी मैनेज करना है, मार्केटिंग भी देखूंगा, एडवर्टाइजिंग भी देखूंगा, पर्सनल सेलिंग एफर्ट भी डालूंगा। बेटा क्या क्या कर लूंगा भाई? एक इंसान कितने काम में एक्सपर्ट हो सकता है? 1 2 3 4। बिजनेस में तो 25-25 26-26 फंक्शन है बेटा, तो एक इंसान हर काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। सोल प्रोपराइटर की बात करूं तो मैनेजमेंट भाई बहुत खराब है तुम्हारा, लेकिन कंपनी में बेटा एडवांटेज में लिखता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। कंपनी का मैनेजमेंट बड़ा प्रोफेशनल होता है। क्यों बेटा? क्योंकि हर काम को करने के लिए एक्सपर्ट। बात बताइए बेटा, रिलायंस के पास अपने 200 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सिर्फ एक फंक्शन मैनेज करने के लिए, फाइनेंस। 200 सीए बेटा फाइनेंस मैनेज कर रहे हैं, तो सर आपको नहीं लगता कि कितना प्रोफेशनल मैनेजमेंट होगा? सेल्स मैनेजर 20, प्रोडक्शन मैनेजर 30, परचेज मैनेजर 10, मार्केटिंग मैनेजर 50। एक काम को करने के लिए, एक छोटे से फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक्सपर्ट्स की टीम बिठा रखी है बेटा। तो कंपनी इज प्रोफेशनली मैनेज्ड। कंपनी से अच्छा मैनेजमेंट किसी का नहीं हो सकता बेटा। ठीक है जी, अभी हम रीड करेंगे सारी एडवांटेजेस, फिर प्रॉब्लम की बात करते हैं। रीड करो बेटा। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एक बार बुक से पढ़ रहे हैं, हम पढ़ते हैं। कहते हैं द ईज ऑफ ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एड टू द एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी एज द शेयर ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन बी सोल्ड इन द मार्केट एंड एज सच कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश इन केस द नीड अराइज। देखो बेटा क्या बोल रहा है, कह रहा है आप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो और बहुत जल्दी से अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर सकते हो। ये एक एडवांटेज है जिसकी वजह से दुनिया इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती है बेटा। देखो बाबू, सिंपल सी बात बोलता हूं, पार्टनरशिप में मैं इन्वेस्ट करते टाइम डरूंगा। मैंने अगर यहां 1 लाख डाल दिए, मेरे को पैसे की जरूरत पड़ी, मैं निकाल नहीं सकता। जब चाहूं तब तो नहीं निकाल सकता ना। अगर ए और बी ने मना कर दिया, मैं पार्टनरशिप से निकल भी नहीं सकता। ये बात 12th की है। रिटायरमेंट सारे पार्टनर के एग्री होने पे होता है। अगर ए और बी ने मना कर दिया, मनीष तो रिटायर नहीं हो सकता, तो हो नहीं सकता, मेरे पैसे फंस जाएंगे बेटा, ना मैं निकल पाऊंगा। कंपनी में इस चीज की एडवांटेज है बेटा, जब मर्जी मार्केट में शेयर बेच सकते हो, और इस एडवांटेज की वजह से दुनिया कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती है बेटा। ठीक है ना? यानी कि बेटा मुझे तभी पैसे मिल जाएंगे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय मी, जब मुझे जरूरत पड़े तब मिल जाएंगे। नेक्स्ट लाइन, दिस अवॉइड ब्लॉकेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्रेजेंट्स द कंपनी एज अ फेवरेबल एवेन्यू फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। बाबू ये क्या बोल रहा है? कहता है ब्लॉकेज ऑफ इन्वेस्टमेंट का कोई स्कोप ही नहीं है, पैसा फंसने का आपका कोई स्कोप नहीं है, जिसकी वजह से बेटा लोगों का फेवरेट होता है कंपनी में इन्वेस्ट करना, फेवरेट। ठीक है ना? बेस्ट एवेन्यू टू इन्वेस्ट। ठीक है जी, और कुछ पढ़ना है मुझे? बताओ आप जो कहोगे। एडवांटेज डन। आए डिसएडवांटेज पे, पहली और चौथी एक साथ। पहली हेडिंग का नाम है कॉम्प्लेक्सिटी इंफॉर्मेशन और फोर्थ का नाम है न्यूमरस रेगुलेशन। बेटा आपको बता देता हूं, वैसे मैंने इसकी चर्चा कल ही कर दी है। फीचर आया था फॉर्मेशन, फीचर से ही निकलती है एडवांटेज, फीचर से ही निकलती है डिसएडवांटेज। आंखें और खराब आंखें, वही बात है बेटा। फीचर था फॉर्मेशन और आज डिसएडवांटेज है कॉम्प्लेक्सिटी इंफॉर्मेशन। कंपनी का फॉर्मेशन बहुत मुश्किल है, याद है 3 वर्ड याद करने को कहते। कंपनी का फॉर्मेशन कॉम्प्लिकेटेड टास्क है,
एक्सपेंसिव टास्क है, टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। एक लेमैन कंपनी बना सकता है? भूल जाओ बेटा, एक लेमैन को नॉलेज नहीं होती इतनी। बेटा पैसा लगता है क्या? 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए मांगते हैं बेटा CACS, मतलब ऐसे मत घूरो, मेरी तरफ कमाई नहीं है इतनी, ठीक है ना बेटा? हाँ जी। क्या टाइम लगता है बेटा? 1 से 1.5 महीना टाइम लग जाता है बाबू, समझ आई बात? ठीक है ना। और रही बात फोर्थ हेडिंग की, न्यूमरस रेगुलेशन। न्यूमरस मतलब नंबर ऑफ रेगुलेशन। भाई एक कंपनी के ऊपर रेगुलेशन की कोई लिमिट नहीं है। याद कराऊं कितनी सारी बातें कल लिखी थी? कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 2013, ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्कैरा सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इतने सारे लोगों की रेगुलेशन इकट्ठे पूरी करना। कोई कह रहा है ये डॉक्यूमेंट सबमिट करो, कोई कह रहा है ये डॉक्यूमेंट सबमिट करो, कोई कह रहा है ऑडिट रिपोर्ट दे दो, कोई कह रहा है मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग दे दो, पता नहीं क्या क्या मांगते हैं आपसे। समझ आई बेटा? तो कंपनी का ना तो फॉर्मेशन आसान है बेटा, और कंपनी का एक बार फॉर्म होने के बाद बेटा बहुत सारी रेगुलेशन है, नंबर ऑफ रेगुलेशंस, ठीक है जी। बड़े सेकंड लिमिटेशन की बात करूं, सेकंड लिमिटेशन है लैक ऑफ सीक्रेसी। सर बस यही एक हेडिंग करेंगे, इसके बाद छुट्टी करेंगे, समझाता हूं। बाबू कहता है कंपनी में कोई भी ऑपरेशन सीक्रेट नहीं है। समझा देता हूं क्यों सीक्रेट नहीं है। देखो बेटा, कोई भी बिजनेस होता है ना, एक ट्रेड सीक्रेट पे चल रहा होता है, और आपको बता देता हूं सोल प्रोप्राइटर में ये सीक्रेट कभी लीक नहीं होता। मैंने बात की हुई है, वहां पर बात थी, हेडिंग थी कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। याद कराता हूं बेटा आपको, मैंने अकेले बंदे ने बिजनेस शुरू करा, मैं ना 2 चीजें ना छुपा के रखता हूं अपने कॉम्पिटिटर से। क्या 2 चीजें? कि मैं किससे सामान खरीद के ला रहा हूं, ये बात मेरे कॉम्पिटिटर को मैं कभी पता नहीं लगने देता, और किसको सामान बेच रहा हूं। मैं कभी नहीं चाहता ना मेरे क्रेडिटर का नाम, मेरे सप्लायर का नाम लीक हो जाए, या मेरे कस्टमर या मेरे डेटर का नाम लीक हो जाए कभी किसी मेरे कॉम्पिटिटर के आगे। बेटा मैं बोलता हूं सोल प्रोप्राइटर में ना यही 2 ट्रेड सीक्रेट है, ये लीक हुए ना आपका बिजनेस चौपट हो जाएगा। और आप बेटा अगर बिजनेस फैमिली से हो ना तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ये बात हम बिल्कुल छुपा के रखते हैं अपने कॉम्पिटिटर से, कभी पता नहीं लगने देते। और क्या सोल प्रोप्राइटरशिप में ये बात कभी किसी को पता लग सकती है? लग नहीं सकती पता। क्यों नहीं लग सकती बेटा? एक इंसान अपनी जबान तो कभी खोलेगा ही नहीं। दूसरी बात बेटा, उसको कहीं पर ना अकाउंट्स पब्लिश नहीं करने होते, कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा कानून नहीं है जो उसको कहता हो अपने अकाउंट्स दिखा, कोई कहता ही नहीं, तो ये बात कभी पता लगती नहीं, हमेशा छुपी रहती है, दबी रहती है, कॉन्फिडेंशियल रहती है। लेकिन कंपनी में कहता सीक्रेसी नहीं है, और है नहीं। ये बात ना मैंने बेटा बच्चों को दिखाया भी था, अभी दिखा दूंगा आपको जाते टाइम। ये बात हर कंपनी की ना एनुअल रिपोर्ट बेटा ऑनलाइन पड़ी है, कंपनी की वेबसाइट पे भी पड़ी है, अभी गूगल से डाउनलोड करके दिखाऊंगा आपके सामने। जिस कंपनी का नाम लोगे उसी कंपनी का। एक बार अगर आप कंपनी के अकाउंट्स डाउनलोड कर लो, बैलेंस शीट खोल लो बेटा, डेटर की पूरी लिस्ट निकल जाएगी, क्रेडिटर की पूरी लिस्ट निकल जाएगी। यानी कि मैं 1 मिनट में बता दूंगा कंपनी इसको सामान बेचती है, इससे खरीदती है। क्या कुछ सीक्रेट रह गया? सब कुछ इंटरनेट पे पड़ा हुआ है कंपनी का, सब कुछ बेटा। तो कंपनी में कोई ऑपरेशन सीक्रेट नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, अगर कंपनी कुछ डॉक्यूमेंट ROC के पास फाइल करती है, ROC कौन है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने कहा मुझे कुछ डॉक्यूमेंट दो, ऑडिट रिपोर्ट दो, ये दो वो दो। ROC क्या करता है बेटा? उसको अवेलेबल रखता है टू द पब्लिक, जब मर्जी पब्लिक का कोई भी मेंबर उस रिपोर्ट को चेक कर सकता है। तो यानी कि कुछ भी सीक्रेसी है क्या? कुछ भी तो नहीं है। इसी वजह से बोला जाता है लैक ऑफ सीक्रेसी। कंपनी के ऑपरेशन में कोई भी चीज सीक्रेट नहीं है। समझ आई बात? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।